दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं आपके सामने आज अपना एक आर्टिकल बिहार इलेक्शन के ऊपर है उसको पढ़ने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है, टाइटल है, उन्वान है बिहार इलेक्शन रोजगार दो वोट लो। ये आर्टिकल जो है ये इनकलाब में आज 22 अगस्त 2020 को छपा है। जी मैं पढ़ रहा हूँ। बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 की मुहिम जोरों शोर से चल रही है। इंतखाबी रैलियां की जा रही हैं जिनमें बड़े बड़े स्टार प्रचारक राय दहिंदगान यानी वोटर को अपनी तरफ रागिब करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जहां एक तरफ वह अपनी हरीफ जमातों यानी अपोजिशन जो ग्रुप्स हैं को निशाना बनाते हैं और उनके खिलाफ संगीन इल्जामात लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी की तारीफ करते नहीं थकते। वोट हासिल करने के लिए वह आसमान से सितारों को जमीन पर उतारने जैसी बातें कर रहे हैं। जो खुद को विकास का चैंपियन कहते नहीं थकते, वह फिरका परस्ती यानी सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म का कार्ड भी खूब खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैमूर जिले में वाकई एक रैली से विकास, राम मंदिर और पाकिस्तान की बात एक साथ कही गई है। यह वक्त कंफ्यूजन का भी है। इंतखाबात यानी इलेक्शंस के दौरान एक लम्हे के लिए वोटर यह सोचने लगता है कि आखिर किसकी बात पर यकीन किया जाए। वह यह भी सोचता है कि कौन सी सियासी जमात यानी पॉलिटिकल पार्टी के पास फलाही यानी वेलफेयर एजेंडे हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है यानी डिपेंडेंट है कि राय दहिंदगान यानी वोटर वोट देने से पहले इंतखाबी मैदान में मौजूद सारी सियासी पार्टियों के वादे और इंतखाबी मंशूर यानी मैनिफेस्टो को जाने और समझे, ठंडे दिमाग से फैसला लें। अगर जल्दबाजी में और जज्बात में बहकर उन्होंने गलत लोगों को इक़्तिदार यानी सत्ता पावर की जिम्मेदारी दे दी तो यह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने से कम खतरनाक नहीं होगा। इस बार इंतखाबी मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। वजीर आला यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर आवाम यानी जनता से फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें एक बार खिदमत यानी सेवा करने का मौका दिया जाए। मुख्तलिफ रैलियों यानी विभिन्न रैलियों से खिताब यानी संबोधित करते हुए उन्होंने 2018 के आदादो शुमार यानी फिगर्स का हवाला देते हुए यह दावा किया कि बिहार में नज्म ज़ब्त यानी लॉ एंड ऑर्डर की हालत सुधरी है और रियासत में तरक्की की शरह यानी ग्रोथ रेट मुल्क में सबसे ज्यादा 12% से ज्यादा हो गई है। अलावा अजीम यानी इसके अलावा खवातीन यानी औरतों को, महिलाओं को इज्जत मिली है, उनको 50% रिजर्वेशन मिला है और महादलित बच्चे जो बड़ी तादाद में स्कूल नहीं जा पाते थे अब स्कूल जा पा रहे हैं। जदयू के कौमी सदर नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार में पहले के मुकाबले में बड़े तादाद में लोग अस्पताल जा रहे हैं और उनको तिब्बी सहूलियत यानी मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी के साथ इंतखाबात लड़ रही है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात यानी पिछले चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट मांगा था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार के साथ थी। तब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा था जो कि एक सेकुलर महाज था, एक सेकुलर फ्रंट था। साल 2015 के इंतखाबात यानी चुनाव के दौरान जनता फिरका वाराना सियासत यानी कम्युनल पॉलिटिक्स से इस कदर परेशान थी कि वह नीतीश कुमार की क़यादत पर एतमाद किया, विश्वास किया। मगर कुछ ही वक्त बाद नीतीश कुमार जो कल तक यह कहते थे कि वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, भगवा रथ पर सवार हो गए। सियासी मफाद यानी राजनीतिक फायदे के लिए पाला बदलना और कुर्सी के लिए सियासी उसूलों को ताक पे रखना नीतीश कुमार के लिए इस बार भारी पड़ सकता है। आवाम इस बात को अभी तक नहीं भूल पाई है कि कोरोना की वबा यानी महामारी के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब दिल्ली, मुंबई, पूना, हैदराबाद, पंजाब वगैरह से तारकीने वतन यानी माइग्रेंट बिहारी मजदूर खाने के लिए तरस रहे थे, तब नीतीश कुमार को उनकी चीख और पुकार सुनाई नहीं दी। जो मजदूर रियासत में नौकरी नहीं होने की वजह से अपने घर से हजारों मील दूर जाकर
किसी तरह दो पैसा कमाते हैं, उनको अपने घर वापस लाने में भी नीतीश सरकार ने कुछ खास नहीं किया। अगर कोई मजदूर पैदल चलकर या किसी तरह अपने घर तक पहुंच भी गया, तब रियासती पुलिस ने उसे पकड़कर स्कूल में क्वारंटीन कर दिया, जहां न उनको खाने और रहने का माकूल इंतजाम यानी उचित प्रबंध था और ना ही उनके लिए साफ बाथरूम था। कई कई दिनों तक मजदूर को स्कूल या किसी सरकारी इमारत में कैद करके रखा गया, जहाँ रात में चूहे और छिपकलियां दौड़ती रहती। वोट देते वक्त जब मजदूर पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो उनके सामने उनकी मुसीबतें रक्स करेंगी। जो लोग बिहार में थे उनको भी सरकार टीबी मदद यानी मेडिकल हेल्प देने में नाकाम रही। मरकजी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह रियासती हुकूमत ने भी कोरोना के दौरान कुछ खास नहीं किया। इतना ही नहीं, बिहार में सैलाब यानी बाढ़ के दौरान भी लोगों को मदद नहीं पहुंचाई गई, जिनमें बहुत सारे घर तबाह हो गए और फसलों को काफी नुकसान हुआ। नीतीश कुमार का राज बदनवानी यानी भ्रष्टाचार यानी करप्शन से भी पाक नहीं रहा है। सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर में खवातीन शेल्टर होम्स, सानेहा, बदहाल लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी नीतीश कुमार की कयादत वाली एनडीए का वोट काट सकता है। इन सब के साथ नीतीश की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि एनडीए के अंदर उठापटक चल रही है और उनकी मुआविन पार्टी यानी सहयोगी पार्टी एलआई बीजेपी की यह पूरी कोशिश है कि वह खुद जेडीयू के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत ले, ताकि बिहार की सियासत में उसे नीतीश की बैसाखी का सहारा अब न लेना पड़े। बीजेपी को यह बात बखूबी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी काफी बढ़ने लगी है और बीजेपी की मकबूलियत उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से गिर रही है। अगर बिहार बीजेपी किसी तरह से अपने कब्जे में कर लेती है और खुद ही नंबर 1 पार्टी बनकर उभर जाती है तो यह बीजेपी के लिए बड़ी राहत का सबब बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली की कुर्सी ज्यादा दिनों तक बीजेपी के पास नहीं रह पाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एलजेपी के लीडर चिराग पासवान के कंधों पर बंदूक रखकर वह नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि अगर बीजेपी चाहती तो चिराग पासवान की एलजेपी को एनडीए के अंदर कुछ सीटें देकर मना लेती। आप चिराग पासवान के बयानात को देखिए, वह नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के साथ भी हैं, बने हुए हैं। यह सब कुछ नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है और एनडीए की कश्ती उलट भी सकती है। नीतीश के मुकाबले में जो महाज सामने आया है वह आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी पर मुश्तमिल यानी आधारित महागठबंधन है। इसके लीडर हैं तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तेजस्वी की क़यादत में महागठबंधन काफी मजबूत हालत में नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर उनकी रैलियों में काफी लोग जमा हो रहे हैं। महागठबंधन ठोस इश्यूज के साथ आवाम के पास आया है। हाल के दिनों में जारी इंतखाबी मंसूर यानी इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में महागठबंधन ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। यह भी कहा गया है कि पहले ही काबीना मीटिंग यानी कैबिनेट मीटिंग में इसको पास किया जाएगा। साथ ही साथ तालीम यानी शिक्षा पर बजट का 12% यानी 12% खर्च करने की भी बात कही गई है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 100 दिन के काम को 200 दिनों तक बढ़ाने का वादा किया गया है। जीविका के तहत काम करने वालों की नौकरियों को मुस्तकिल किया जाएगा और उनके सारे कैडर को 4,000 रुपये फी महीना तनख्वाह दी जाएगी। यही नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने और ठेका और कॉन्ट्रैक्ट की सारी नौकरियां खत्म करके मुस्तकिल की जाएंगी। यह सारे इश्यूज काफी अहम हैं। बेरोजगारी की वजह से मुल्क के करोड़ों नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसलिए महागठबंधन के इंतखाबी मंसूर यानी इलेक्टोरल मैनिफेस्टो ने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। इस इंतखाबात में
अभी तक बीजेपी अपना इंतखाबी मंसूर यानी इलेक्टोरल मैनिफेस्टो जारी नहीं कर पाई है, जो बीजेपी नाकदीन की बात यानी बीजेपी की आलोचकों की बात को तकवीयत यानी मजबूती देती है कि रोजी रोटी और रोजगार से उसे ज्यादा सरोकार नहीं है। इन इंतखाबात यानी चुनाव में बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं, मगर उनका असर काफी महदूद इलाकों में है और असल मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में ही नजर आ रहा है। हमारा वोट उन्हीं को जाना चाहिए जो हमें रोजगार दे, जो मजहबी और जज्बाती फितना यानी लड़ाई को खड़ा करते हैं और सरमायादारों यानी पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्टों की तिजोरी भरते हैं। उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बिहार इंतखाबात में हमारा यह नारा होना चाहिए, रोजगार दो वोट लो। जी शुक्रिया, यही मेरा आर्टिकल था। इसका टाइटल ही यही था कि बिहार इलेक्शन रोजगार दो वोट लो। ये आज इनकलाब में छपा है। इनकलाब उर्दू दैनिक है, उर्दू डेली है। 22 अक्टूबर 2020 को छपा है। मैं अभय कुमार, थैंक यू वेरी मच।